हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IS यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है बीपीएससी वाले बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट आज के दिन एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। ठीक है, आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना? और उसके बाद अभी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बिंदास होकर अपने एग्जाम देना है और फिर उसके बाद अपना देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं, क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, आज की क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो आज एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? आज तो वो एग्जाम देंगे और जो भी बच्चे आज हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रे करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा एग्जाम देकर आए। ठीक है, तो आज कुछ लेक्चर्स मैं लेके आया हूँ, कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट नहीं है, जिन्हें हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट टीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ @A1IS यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का भी @A1IS से आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, A1IS ऑफिशियल दिख जाएगा। आप वहां से जाकर इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट करें। जितने भी पीसेस की आप तैयारी करें, वो सारे पीसेस की तैयारी आपके साथ साथ होती रहेगी, इसलिए बिना टेंशन के आपको हमारे साथ करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, किसी भी चीज का, बीपीएससी का, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीएससी, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके आज के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है? आफ्टर सन हंटर, जो बाइडेन may preemptively pardon allies, how this power of the US president work। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, पार्डन, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मैंने पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बताया था यूएसए का भी, और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया के केस में, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्डनिंग पावर क्या है उसके बारे में भी बताया था। ठीक है, तो मैंने पार्डनिंग के बारे में आपको क्या क्या बता रखा है। यूएसए का तो एक मैंने आपको बताया ही है ना? यूएसए का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का बताया, और एक बताया मैंने आपको गवर्नर का। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट में मैंने बताया था कि आर्टिकल 72 के थ्रू पार्डन करते हैं। 5 टाइप के टोटल पार्डन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और गवर्नर जो है वो आर्टिकल 161 के तहत करते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी बताया कि प्रेसिडेंट किस किस को पार्डन कर सकता है, जिसको गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई कोर्ट मार्शल वाला केस है, कोई किसी को डेथ सेंटेंस दे दी गई है, तो उस वाले केस को पार्डन कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट, और गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, इनका जो भी ये अगर किसी को पार्डन करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल सेम ही होता है। ऐसा मत समझना कि गवर्नर अगर पार्डन करेगा तो कुछ और मतलब हुआ, और प्रेसिडेंट पार्डन करेगा तो उसका कुछ और मतलब हुआ। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को मैं क्यों लेके आया हूँ, इस टॉपिक को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, प्री एम्प्टिव पार्डन का। ठीक है, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, प्री एम्प्टिव पार्डन क्या होता है, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये वर्ड मुझे जहां तक लगता है अभी तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि स्टैटिक में हम लोग नहीं सुनते कि प्री एम्प्टिव पार्डन क्या होता है। बट आज से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे प्री एम्प्टिव पार्डन के बारे में। दोस्तों, अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही जो बाइडेन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, जो कि लेम डक प्रेसिडेंट है, लेम डक प्रेसिडेंट मतलब जो कि अब जाने वाले हैं, ठीक है, अपनी सीट खाली करके, वो अपने बेटे को ही, उन्होंने हंटर बाइडेन को उन्होंने माफ कर दिया, पार्डन कर दिया। ठीक है, साथ ही वो बहुत सारे और भी ऑफिशियल्स जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनको अब वो प्री एम्पटिव पार्डन देने वाले दे रहे हैं। अभी प्री एम्पटिव पार्डन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रीएम्प्टिव का लिटरल मीनिंग कहा जाए तो ऐसा पार्डन जो किसी क्राइम होने से पहले ही उसको माफ कर दिया जाए। ठीक है, मतलब अभी आपने कोई क्राइम किया भी नहीं है, उससे पहले ही आपको होने वाले क्राइम से माफ कर दिया जाए। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट हाँ, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम इसको इंडिया के संदर्भ में भी समझेंगे कि क्या इंडिया में भी ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यूएसए में अभी प्रीएम्प्टिव पार्डन दे रहे हैं जो बाइडेन सबको। तो यूएसए में बहस चल रही है कि क्या अगर कोई क्राइम हुआ भी नहीं है, क्या उसको माफ किया जा सकता है। फिर वहां से जो उनके जो भी सिविल सोसाइटी है उसके बीच में से निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो क्राइम अभी कंडक्ट ही नहीं हुआ उसके लिए कोई किसी को कैसे माफ कर सकता है। ठीक है, और ऐसे तो हम लोग किसी को भी माफ कर देंगे और फिर वो भी लाइफ या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एक क्राइम करता रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसको माफी मिलती रहेगी कोर्ट से, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस केस में क्या है, प्रीएम्प्टिव पार्डन को डिफाइन करा गया कहाँ पे? यूएसए में। और यूएसए में कहा गया कि अगर आपने अभी तक, जैसे मैंने आज आपको पार्डन दे दिया, मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हूँ और मैंने पार्डन दे दिया। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी क्राइम्स किए हैं, ठीक है, बेशक उसका केस कोर्ट में चल रहा हो या ना चल रहा हो, कोर्ट ने उसको नोटिस में लिया हो ना लिया हो, कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया हो ना सुनाया हो, ठीक है,
कोई भी एजेंसी आपका इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या ना कर रही हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो भी गलतियां, कुछ भी गलतियां, हाँ, सब चीज के लिए मेरे को माफ कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये आज के टाइम तक के लिए जितनी भी गलतियां हो चुकी हैं वो माफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा था कि जो भी ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करे हैं, हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। और एक बात बताओ, किसी की गलती की सजा आप कब देते हो? देते हो कि जब उसने कुछ पुराने गुनाह किए होते हैं। पर उसके पुराने गुनाह तो पहले ही माफ कर दिए गए हैं, है ना? अभी उसकी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बारे में किसी ने कुछ बात नहीं की है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बट आपके जो पहले से गुनाह थे उसको तो पहले ही माफ कर दिया गया, तो उस पर एक्शन कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपने गुनाह किया उसको तो माफ कर दिया गया। कोर्ट कुछ एक्शन ले नहीं सकती। तो इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव पार्डन। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। प्री एम्प्टिव पार्डन मतलब ये नहीं होता कि जो क्राइम हुआ ही नहीं है उसका, जो क्राइम हुआ ही नहीं है उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। यूएसए के केस में प्री एम्प्टिव पार्डन क्या होता है कि जो भी गुनाह आपने अभी तक किया उन सारे गुनाह के लिए आपको वो माफ कर दिया जाता है। आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा आज से पहले तक का मामला लेके, ठीक है। मतलब आज से पहले तक का कोई भी मामला उठा के आप पे कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता। वहां पे यूएसए में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या इंडिया में भी प्रीएम्प्टिव पार्डन नाम की कोई कॉन्सेप्ट है? इंडिया में भी क्या प्रीएम्प्टिव पार्डन नाम की कोई कॉन्सेप्ट है? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में प्रीएम्प्टिव पार्डन नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? यूएसए में है और इंडिया में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव पार्डन समझ में आ गया क्या होता है। तो हम लोग कुछ और चीज देखेंगे इंडिया के कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में, यूएसए के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद को भी माफ कर सकता है ना। इंडिया के केस में ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो खुद को माफ कर सकते हैं कि नहीं। बट इतना जरूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना एडवाइस के वो किसी को भी माफ नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है, तो ही वही माफ किया जा सकता है, और बिना उनके एडवाइस के माफ नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस उनका जो डिसीजन होगा वो आर्बिट्रली नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल दिया बिना किसी फैक्ट को कंसिडर करे, ऐसा नहीं करा जा सकता, ठीक है। फैक्ट्स को कंसिडर करके ही करा जा सकता है। प्लस उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू भी होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट यूएसए के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अब ध्यान रखना है किसके बारे में? प्री एम्प्टिव पार्डन के बारे में। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था, लोग रोज कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं उसको, ठीक है। मैंने आपको बताया था म्यूल अकाउंट्स के बारे में, है ना। म्यूल अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, म्यूल बैंक अकाउंट क्या होते हैं। और मैंने आपको समझाया था म्यूल हंटर डॉट ए आई, इसे लॉन्च किया है किसने? फ्यूल हंटर डॉट एआई, जिसे किसने लॉन्च किया है? जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो रोज आपको एक नया कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फीड करते रहना है, तभी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी, ठीक है। आई होप आप सारी चीज समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। समझ में आ गया प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या होता है? नेक्स्ट है फ्रांस बिगिंस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम चड एज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका वेन्स, ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि आपको पता है कि इंग्लैंड की, यूके की, हर जगह कॉलोनी थी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी, है ना। वैसे ही फ्रांस की भी थी, है ना। अभी भी फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज थी, अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कुछ से उनको छुटकारा मिल गया है, बहुत सारी कंट्रीज को फ्रांस से। और किसी किसी के साथ फ्रांस का बहुत ही बड़े लेवल पे कॉपरेशन था, मतलब वो उसके अलाय थे, जैसे कि चड, ठीक है। बट बहुत सारी कंट्रीज में अभी कू हुआ, जैसे कि नाइजर में। उसकी वजह से नाइजर में भी, नाइजर भी अलाई था किसका? फ्रांस का। और फ्रांस के ट्रूप्स नाइजर में रहते थे, ठीक है। जैसे ही coup हुआ तो फ्रांस के जो भी ट्रूप्स थे उनको छोड़ के जाना पड़ा चड, नाइजर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो चड नाम की जो कंट्री है उसने भी बोल दिया कि भाई आप अपने जो ट्रूप्स है ना अब उसको हटा लो, ठीक है। तो फ्रांस के अभी कम से कम हजार हजार ट्रूप्स थे चड में डिप्लॉयड, बट अब उन सबको हटा दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चड को देखते हुए एक सेनेगल नाम की कंट्री है, सेनेगल नाम की कंट्री है, इन्होंने भी बोला कि भाई आप फ्रांस, आप हमारे पास से भी जितने भी आपके ट्रूप्स हैं आप उनको हटा लो, अब हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये किसने कहा? ये सेनेगल ने कहा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चड और सेनेगल आपको नाम याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अभी हाल फिलहाल में ही फ्रांस के ट्रूप्स कौन से कंट्री से बाहर निकल रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे चड से और सेनेगल से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चड में कुछ ऐसा इस टाइप की सेलिब्रेशन होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चर्च से आपको याद आ रही होगी, लेक चर्च के बारे में, ठीक है। लेक चर्च की लोकेशन आपको ध्यान रखना है, लेक चर्च के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन आप देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। अफ्रीका में देखो नाइजर और नाइजीरिया, है ना। नाइजर में भी coup हुआ था तो यहाँ से फ्रांस को निकाल दिया, चर्च से भी निकाल दिया है, और आगे एक सेनेगल नाम की कंट्री है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपने चर्च की लोकेशन देख ली और सेनेगल की लोकेशन भी एक बार देख लो, सेनेगल की आपने लोकेशन देख ली, ठीक है। तो इन दोनों कंट्री से
अब जो फ्रांस के ट्रूप्स निकल चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, निकल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आपको दिखेगा एक लेक दिखेगा, इसका नाम है लेक चड, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेक चड, लेक चड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेश वाटर लेक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये फ्रेश वाटर लेक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये न्यूज में क्यों रहता है? न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि आखिरी के 60 सालों में, लास्ट 60 ईयर्स में ये 90% तक सूख चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेक चढ़ के बारे में आप ध्यान रखेंगे, लास्ट 60 ईयर्स में 90% तक सूख चुका है, ठीक है। ऐसे आपको लेक पूपो में मिलेगा, लेक पूपो, उसकी लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेक पूपो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो भी सूख रहा है, पर आपको ध्यान रखना है जो भी ड्राई, जो लेक्स अभी ड्राई हो रहे हैं ना, उनके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार, बीपीएस में, या जो भी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेक चड एक फ्रेश वाटर लेक है, प्लस ये इसकी पिछले 60 साल में 90% तक सूख चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले ये पूरे में फैला हुआ था, बट अब देखो ये सिमट कर कितना छोटा हो गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लोकेशन ये बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? नाइजर, नाइजीरिया, नीचे कैमरून और इधर चड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 4 देशों से, है ना। और घाना, टोगो, बेनिन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और बुर्किना फासो में क्या हुआ ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अभी न्यू पीएम अपॉइंट किए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, न्यू पीएम अपॉइंट किए गए हैं, ये चीज आपको बता रखा है, ठीक है। इसके जो डिक्टेटर है, ठीक है, जो मिलिट्री जनता का जो चीफ है, उसका नाम क्या है? इब्राहिम टरोर, इसके बारे में बता चुका हूँ। पुराने लेक्चर पुराने लेक्चर जाके आप रिवाइज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से कुछ क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, तो आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, पर आपको ध्यान रखना है, पुराने लेक्चर करोगे तो सारी चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेनेगल की लोकेशन, मैंने आपको दिखा दी थी। मॉरिटाना में अभी हाल फिलहाल में हमारी प्रेसिडेंट गई हुई थी, ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मॉरिटाना में गए हुए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, सहारा डेजर्ट और सहेल रीजन, आपको पता ही होगा, ये सहारा डेजर्ट हो गया, सहेल रीजन के बारे में आप पता ही होगा, नहीं होगा तो अब मैं आपको कभी समझा दूंगा, ज्योग्राफी का इजी सा टॉपिक है। अब ध्यान रखो कि यहाँ पे नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, नीचे कैमरून और चड, और यहाँ मैंने आपको बताया था लेक चड के बारे में। तो लेक चड के बारे में एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है आपको? कि साहेल रीजन में लाई करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या? ये साहेल रीजन में लाई कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? साहेल रीजन की कुछ कंट्रीज के बारे में आप देख लो, कौन कौन सी कंट्रीज है आप एक बार देख सकते हैं। मॉरिटेनिया से लेकर माली, नाइजर, चड और सूडान तक ये जारी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उसको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। सूडान और नीचे साउथ सूडान मैंने आपको बताया था। साउथ सूडान क्या है? इधर आपको साउथ सूडान दिखेगा। साउथ सूडान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूडान लैंडलॉक्ड नहीं है, बट साउथ सूडान आपको लैंडलॉक्ड मिलेगा। और सूडान और साउथ सूडान के बीच में एक छोटा सा रीजन है जो कि कंफ्लिक्ट का कारण है, किसके बीच में? साउथ और सूडान के बीच में। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अबे नाम का एरिया, ठीक है। उसका नाम क्या है? अबे, अबे नाम का एरिया है। और यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, वुमेन्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स की जो वुमेन सोल्जर्स हैं वो भी यहाँ पे तैनात हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज आपको समझ में नहीं आई कि नहीं आई? वहां पे इंडियन जो सोल्जर्स हैं, इंडियन जो वुमेन सोल्जर्स हैं वो तैनात हुई हैं, तो इसलिए भी ये न्यूज में था, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए टेरर डेजिग्नेशन डजंट हिंडर टॉक्स विद सीरियन रिबेल ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता ही है कि यूएसए का दूसरा नाम हिपोक्रेसी है ना। वो सबको मना करता है कि यार, जिसको भी हमने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर जिसको भी हमने डाल दिया, ठीक है, उससे कोई भी बातचीत नहीं करेगा, उससे कोई भी डील नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग उसको आतंकवादी मानते हैं, वो एक आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीरिया में क्या होता है कि रिबेल ग्रुप कब्जा कर लेते हैं सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। और बशर की जो सरकार है, उसको अपनी सरकार छोड़ के भागना पड़ता है रशिया में। अब जो रिबेल ग्रुप है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में डाल रखा था, किसने? यूएसए में। बट अब यूएसए कह रहा है यार कि ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं, अगर कोई फॉरेन टेररिस्ट भी है तो हम उससे भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, हम लोग उससे भी बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तालिबान से भी तो हमने बात करी थी ना, ट्रम्प गवर्नमेंट ने बात की थी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में नहीं डाले हुए थे तालिबान, ठीक है। बट जो अभी जो ग्रुप है हयात तहरीर अल शम, ठीक है, इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में आपने डाल रखा है, उसके बाद भी आप इनसे बात करने के लिए रेडी हो, ठीक है। पीछे की बात तो ये है कि इसराइल और यूएसए ने मिलकर रिबेल ग्रुप्स को बहुत पैसा और हथियार दिए थे, और अब उन्होंने सीरिया जो सरकार है, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था? रशिया सपोर्ट कर रहा था, उस पर कब्जा कर लिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ठीक है, चाइना सेंडिंग लार्जेस्ट नेवल फ्लीट इन डिकेड्स टू रीजन थ्रेट
लेवल सीवर, ठीक है, ताइवान, ठीक है। तो ताइवान को पता है कि जो चाइना है, सॉरी चाइवान नहीं, चाइना जो है छेड़खानी करता रहता है किसके साथ, ताइवान के साथ, ठीक है। क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग सबको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जिसके तहत ताइवान जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, चाइना का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ताइवान के बारे में आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। ताइवान के बारे में आप दो तीन चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। ताइवान की जो कंपनी है वो कौन है, फॉक्सकॉन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसने अभी हाल फिलहाल में ही कहाँ पे, तमिलनाडु में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की बात करी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की बात करी थी कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फॉक्सकॉन के मालिक कौन है, फॉक्सकॉन के मालिक है यंग लिू, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यंग लिव हैं और इनको अभी इस साल पद्मा अवार्ड मिला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्मा अवार्ड मिला है कब, 2024 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसने दिया, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। फॉक्सकॉन के जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम क्या है, उनका नाम है वी ली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। ताइवान के बारे में मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मोसा स्टेट, जिसे ताइवान स्टेट भी कहते हैं। ताइवान के बारे में एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम मैंने आपको बताया था, उनका नाम है विलियम लाई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। विलियम लाई चांग ते भी कहा जाता है इन्हें, विलियम लाई चांग ते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज आपको समझ समझ में आई कि नहीं आई। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ताइवान की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को, जो कि 2 टर्म भी सर्व कर चुकी है, ठीक है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था साई इंग विन, ताई इंग विन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे नाम याद रखने हैं। मेरे को नाम कैसे याद हुए, मेरे को नाम याद हुए क्योंकि मैं हमेशा इन सारी चीजों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको भी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते रहना है, तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। ताइवान का जो डिस्टेंस है चाइना से कितना है, चाइना से अराउंड 180 किलोमीटर पे है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ताइवान का कैपिटल क्या है, ताइवान का कैपिटल है ताइपे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रुपी फॉल्स 2 पैसे टू ऑल टाइम लो ऑफ 84.87 अगेंस्ट यूएस डॉलर इन अर्ली ट्रेड, ठीक है। तो अभी ये रुपी का भी लगातार फॉल होता जा रहा है, अब 84 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और ये अभी तक का रुपी, इंडियन रुपी के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा फॉल है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अभी अपने निचले वैल्यू पे आ चुका है कौन, इंडियन रुपी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी निचले दर पे आ गया, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, मतलब उसका डेप्रिसिएशन हो गया, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार चार्ट देखेंगे, चार्ट में लगातार जब इंडिया हमारा आजाद हुआ था तो उस टाइम एक डॉलर की वैल्यू होती थी अराउंड 4.76 रुपीज, बट अब वो घट के 72.55 हो गई थी कब, 2021 में, और अब 84 को भी क्रॉस कर चुके हैं, 84 के जो निचला जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब करेंसी की वैल्यू घटती जा रही है। वैल्यू किसी की क्यों घटती है, वैल्यू किसी की क्यों घटती है, ठीक है। मतलब जो रुपी की जो लगातार वैल्यू है वो लगातार घटी है, दैट मीन्स कि उसकी डिमांड कम है ना। वैल्यू घटना मतलब उसकी डिमांड कम होना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिमांड कम होना किसके कंपैरिजन में, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब रुपी कमजोर हो रहा है, मतलब यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें आपको कवर हुई कि नहीं हुई, किसके बारे में, रुपी के बारे में। रुपी की वैल्यू घटी है, वैल्यू घटी मतलब अब उसका डिमांड कम है मार्केट में, उसका डिमांड कम किया जा रहा है, और यूएस डॉलर का जो डिमांड है उसको ज्यादा किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसलिए यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, और इंडिया की जो रुपये की जो वैल्यू है वो घट चुकी है एक दूसरे के मुकाबले में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रुपी डेप्रिसिएशन, ठीक है। और किसी भी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिटर्न पार्ट देख लेते हैं। एक हो गया करेंसी एप्रिसिएशन, एक हो गया करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। करेंसी अप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, करेंसी अप्रिसिएशन मतलब हुआ कि वैल्यू जो है वो उसकी बढ़ रही है। अगर आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ रही है मतलब आपका जो डॉलर है वो इंडियन मार्केट में कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो करेंसी अप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया। आपको ध्यान रखना है, करेंसी एक हो गया, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन, ठीक है। और एक हो गया करेंसी डेप्रिसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया करेंसी
डेप्रिसिएशन, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? करेंसी अप्रिसिएशन मतलब मैं इंडियन रुपी के अगर संदर्भ में बात करूं तो इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वैल्यू क्यों बढ़ेगी? वैल्यू इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहीं से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या डिमांड नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, नहीं डिमांड है उसकी इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना। जिसकी डिमांड रहती है उसी की तो ज्यादा वैल्यू होती है, तो आपको ध्यान रखेंगे करेंसी अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रुपी क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन में होगा कि उसकी वैल्यू घट रही है। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू जो है लगातार घटी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो भी घटी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी, किसके बारे में? करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन में आ जाए, है ना। आगे जो अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। उसमें पूछा था कि अगर करेंसी अप्रिसिएशन होता है तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स होंगे उनको फायदा होगा, ठीक है। उसमें पूछा हो गया था कि क्या अगर करेंसी अप्रिसिएशन होगा, ठीक है, तो क्या एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ठीक है। उसने पूछा था कि एक्सपोर्टर को कब फायदा होगा? जब करेंसी अप्रिशिएट करेगा कि करेंसी डेप्रिशिएट करेगा? तो हमें ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो उसका सही आंसर है जब करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होने वाला है, और करेंसी अगर अप्रिशिएट होगा तो इंपोर्टर्स को फायदा होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक और चीज लिंक कर लेंगे, करेंसी अप्रिशिएट होगा तो किसको फायदा होगा? इंपोर्टर्स को फायदा होगा। इंपोर्टर्स को फायदा होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगा तो किसको फायदा होगा? एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि एक्सपोर्टर्स को क्यों फायदा होगा और इंपोर्टर्स को क्यों फायदा होगा करेंसी अप्रिशिएशन में, ठीक है। अब एक बात समझो, एक्सपोर्टर्स को कैसे फायदा होगा? जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। और समझो कि कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ मात्र $1 है ना। अब वो $1 में 84 रुपीज इंडियन मार्केट में आता है, तो उसके $1 84 रुपीज में बदल जाते हैं ना। अब उसके पास जब 84 रुपीज होंगे तो बहुत सारी चीजें इंडियन मार्केट से खरीद पाएगा, है ना। क्योंकि $1 के मुकाबले अब जो इंडिया की जो वैल्यू है वो घट गई है। इंडिया की जो रुपये की वैल्यू जब घट जाएगी तो बहुत सारी चीजें वो खरीद पाएगा इंडियन मार्केट से, है ना। बट अगर करेंसी अप्रिशिएट कर गया, समझ लीजिए 84 से लेके अब हमारा 50 चला गया, ठीक है। अब $1 इक्वल्स टू 50 हो गया। अब वो कम चीजें ले पाएगा, है ना। तो फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा होगा ना, जो बेच रहा है उसको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान से ज्यादा से ज्यादा चीजें किसके पास जाएगी? सामने वाले व्यक्ति के पास जाएगी, जो बाहर का जो व्यक्ति है उसके पास जाएगी, ठीक है। जब वो ज्यादा बेच पाएगा तो उसको ऑब्वियसली फायदा होने वाला है ना। क्योंकि कोई भी जो दुकानदार है वो क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदी जाए। उसके पास से जितनी चीजें खरीदी जाएगी उसको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, करेंसी की वैल्यू जब कम रहेगी तो कुछ डॉलर्स में ही बहुत सारी चीजें वो खरीद के ले जा सकता है। जब सामने वाला कैपेबल है खरीदने के लिए तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक आप सारी चीज समझ चुके होंगे कि एक्सपोर्टर्स को कैसे फायदा होगा, ये सारी चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, तो आपको चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना है, तभी क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज समझ लो, व्हाट आर डिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से आ सकता है कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या सेम चीज है, ठीक है। कभी कभी तो इन दोनों को सेम टर्म में यूज किया जाता है, डेप्रिसिएशन को और डिवैल्यूएशन में, ठीक है। कभी कभी इंटरचेंजेबली इसे यूज कर लिया जाता है, बट आपको ध्यान रखना है डिवैल्यूएशन क्या होता है कि किसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर देना, उसको कम कर देना, ठीक है। कब कैसे होगा? तो आप बोलोगे डेप्रिसिएशन मतलब भी तो वही होता है, उसकी वैल्यू कम गई, है ना। बट ये अपने आप हो रहा है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये अपने आप ही वैल्यू उसकी घटती जा रही है। बट डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है, वो अपने आप जानबूझ के ही वैल्यू को घटा देता है, ठीक है। मतलब मान लो कि अभी हमारी $1 की वैल्यू है 84, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, आरबीआई को लगता है कि ऐसा ठीक नहीं है, इसको 70 होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को नहीं, उसको 90 होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू को और घटा के 90 कर सकता है, ठीक है। अगर उसको एक्सपोर्टर्स को फायदा कराना है तो वो $1 के मुकाबले 90 रुपए भी कर सकता है, अगर आरबीआई को ऐसा फील हुआ तो, ठीक है। तो मतलब वो डिवैल्यू कर दे रहा है जानबूझ के। तो डिवैल्यू कौन करता है? डिवैल्यू करता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जानबूझ के डिवैल्यू कर देता है उसको, क्योंकि कुछ फायदा लेना होगा। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन में फ्री मार्केट इकोनॉमी में खुद ही डेप्रिसिएशन होता रहता है, किसका?
डिमांड के बेसिस पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि सेंट्रल बैंक डिवैल्यू करते हैं, ये कोई ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा कंट्रीज पे आरोप भी लगाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, चाइना। ये लोग अपनी करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यू करते हैं ताकि इनके एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए, ठीक है। ज्यादा एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा तो फिर कंट्री ज्यादा अर्न करेगी। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिस्टोरिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क अहेड ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास, ठीक है। शक्तिकांता दास ने कहा ये चीज। अब शक्तिकांता दास आपको पता है कि अभी हट चुके हैं। इन्होंने 2 टर्म सर्व किया, टोटल 6 इयर्स का इनका टर्म था, ठीक है। ऐसे इनका 3 इयर्स का होना था, बट 2021 में इनको एक्सटेंशन मिल गया था, 2024 तक अब इन्होंने टोटल सर्व किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जगह नए आरबीआई गवर्नर कौन बन रहे हैं? संजय मल्होत्रा साहब बन रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संजय मल्होत्रा साहब बन रहे हैं, जो कि पहले अभी फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और अब इनको आरबीआई गवर्नर बना दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी भी आपको बता रखी है। तो आपको देखो, जिसको भी नहीं पता था वो जाकर मेरे पुराने लेक्चर्स देखेगा। आप एक दिन पहले का लेक्चर्स देखोगे तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, ये भी चीज मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन समझो, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो महंगाई होती है, ठीक है। मतलब जो भी चीजें आज आप खरीद पा रहे हैं, अगर आप पेंसिल खरीद पा रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि वो 5 रुपए की है और अगले साल वो इसी टाइम वो 6 रुपए की हो जाती है। दैट मीन्स कि वो थोड़ी सी महंगी हो गई। उसी महंगाई को हम लोग क्या कहते हैं? उसी महंगाई को हम लोग उसी महंगाई को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है महंगाई। मान लिया एक टोकरी है आपके पास, ठीक है, और एक टोकरी में आप अपनी जरूरी की जो भी खाने पीने के सामान है, ठीक है, या जो भी आपका जरूरी की जो चीजें हैं वो आप खरीदते हैं, ठीक है। और वो जो पूरा टोकरी है, सब कुछ उसमें जरूरी का सामान डालने के बाद आपकी जो पूरी टोकरी है 100 रुपए में आ जाती है। मान लिया हम लोगों ने इमेजिन किया ये चीज, ठीक है। अगले साल वो इसमें नहीं आएगी। हो सकता है वो 110 रुपए में आए वही सामान। तो आज आप सामान खरीद रहे हैं, वही सामान आपको खरीदने में हो सकता है अगले साल आपको 110 रुपए देने पड़े, है ना। तो 110 रुपए प्राइस बढ़ गया सारा सामान खरीदने के बाद। तो ये जो 10 रुपए बढ़ गया है, ये क्या है? ये इसका इन्फ्लेशन है 10% का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब 10% की महंगाई हो चुकी है। तो इसी महंगाई को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो वो हम लोग अभी ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है इन्फ्लेशन के बारे में। ये मैंने आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता दिया है। जैसे अप्रैल का डाटा दिया हुआ है कि 6% था, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो करंट में क्या उस जो पर्टिकुलर चीज है उसका करंट में प्राइस क्या है, पहले क्या था, और पहले वाले से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप जानते होंगे, है ना। सीपीआई का जो बेस ईयर था वो 2012 था। ये चीज आप जानते होंगे। जिसने इकोनॉमी पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं। जिसने पढ़ी है उसको बता रहा हूँ और करंट देख रहा है। तो बेस ईयर कितना था? 2012 था। अब इसको चेंज करने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही चेंज कर दिया जाएगा, पूरी बात पक्की हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इस चीज के बारे में सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायका टू विजिट इंडिया फ्रॉम दिसंबर 15 टू 17। तो 15 17 के बीच में श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि 21 सितंबर 2024 को क्या हुआ? इलेक्शंस हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्शंस में इंडिया के जो क्रिटिक रहे हैं कौन? अनुराग दिसानायका जीत चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब ये इंडिया में आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक अपनी वुमेन पीएम को भी अपॉइंट किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वो जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो कौन बनी है? वो है हरिनी अमारा सूर्या। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हरिनी अमारा सूर्या आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है अनुराग दिसानायका के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं से कुछ चीजें निकल के आने वाली हैं, कहीं बाहर से नहीं आएगा। यहीं से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से बनते हैं, तो आपको इसको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक चीज वेज बैंक के बारे में। आप बताओगे कि वेज बैंक किसका है? इंडिया का है कि श्रीलंका का है? ये चीज आपको बताना है, ठीक है। और कौन से एग्रीमेंट के तहत है ये भी चीज आप मुझे बताएंगे। कचातीपू आइलैंड के बारे में तो सब जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि डेल्फ्ट आइलैंड किसका है, ठीक है। डेल्फ आइलैंड किसका है? ये चीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है मेरे को। नेक्स्ट है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप हायर देन हाईएस्ट माउंटेन राजनाथ सिंह इन मीटिंग विद पुतिन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले पुतिन जैसे प्रेसिडेंट है ना, और जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट होते थे
जैसे यूएसए के हो गए, वो नॉर्मल किसी से नहीं मिलते थे। बट अब देखा जा रहा है कि जो पुतिन है, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिलते हैं और अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? राजनाथ सिंह कहाँ गए हुए थे? गए हुए थे मॉस्को में और मॉस्को में जाने के बाद कमिश्निंग की बात हुई किसकी? आईएनएस सुशील की। क्वेश्चन में आ सकता है आईएनएस सुशील के बारे में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है? आईएनएस सुशील जो फ्रिगेट है, इसे मिलकर बनाया किसने? इंडिया और रशिया ने। इसमें 26% टेक्नोलॉजी हमारी है, इंडिजिनियस खुद की है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? और इसे कमीशन कर लिया गया कहाँ से? कलिंगडार्ड से, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कलिंगडार्ड की लोकेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने भी नहीं देखी पुरानी क्लास जाकर देखेंगे, तभी सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अभी मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग के दौरान जो हमारे राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि जो इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, वो पहाड़ों से भी ऊँची है, ठीक है? जो सबसे ऊँचा पहाड़ है ना, उससे भी ऊँची ऊँचा हम दोनों की फ्रेंडशिप का लेवल है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? एक तरीके से इसने यूएसए को भी इर्क करने के लिए भी करा है, ठीक है? क्योंकि यूएसए के जो अभी प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन, वो लेम डक प्रेसिडेंट आपको पता ही है। अब वो जा रहे हैं, जाते-जाते उन्होंने बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचाने की कोशिश की अलग-अलग देशों में, ठीक है? इंडिया ने भी जोर का चमाटा मारा है क्योंकि इंडिया के संबित पात्रा जो कि एमपी हैं और एक और क्या नाम है उनका? एक और हमारे एमपी हैं, का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उन्होंने सीधा-सीधा किस पे आरोप लगाया? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पे आरोप लगाया कि आप अलग-अलग एजेंसी के थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हो, ठीक है? मतलब अब इंडिया भी खुल के पंगे ले रहा है किससे? यूएसए। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट पे खुल के आरोप लगा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब उसी को इर्क करने के लिए, ठीक है? यूएसए को ही थोड़ा-सा और परेशान करने के लिए बोल दिया कि यार हम पे तो इन दोनों की मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा पुतिन की मीटिंग के साथ कि हम पे तो बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया पब्लिकली और प्राइवेटली तो और भी ज्यादा दबाव बनाया गया, पर फिर भी हम लोग झुके नहीं और हम लोगों ने फ्रेंडशिप से अपना हाथ पीछे नहीं हटाया क्योंकि रशिया ने एक बार हमारी हेल्प की थी, तो हम लोगों ने भी रशिया की हेल्प की, ठीक है? तो एक तरीके से यूएसए के लिए ये जोर का झटका ही समझो, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेडलाइन बनी थी पूरे वर्ल्ड न्यूज में, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया था इस चीज को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फार्मर्स टू मार्च टू दिल्ली ऑन दिसंबर 14। मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली चलो आंदोलन चल रहा है किसका? फार्मर्स का, और इनको हरियाणा बॉर्डर पे रोका गया है और इनकी खूब पिटाई भी करी गई है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि टीयर गैस छोड़े गए थे और टीयर गैस के बारे में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? जिसको भी नहीं पता जाकर देखिए टीयर गैस के बारे में, उसमें मैंने कवर करवा रखा है। अब आप देखेंगे कि अब इन्होंने बोला कि अभी तक गवर्नमेंट का कुछ भी हमारे पास मैसेज नहीं आया, तो हम 14 तारीख को फिर से अब मार्च करने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है तेलंगाना थली के बारे में। तो तेलंगाना थली से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हो गई है, तो आप समझेंगे कि तेलंगाना थली क्या है, ठीक है? आपको पता होगा कि तेलंगाना को अलग कर दिया गया था कब? 2014 में। 2014 में 2 जून 2014 आई थिंक एग्जैक्ट डेट है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बट तेलंगाना को अलग करने की जो मुहिम है वो बहुत पहले से चल रही थी और इसलिए उसको एक फिगर दिया गया था, वो था मदर तेलंगाना का, ठीक है? इनको कहा जाता है तेलंगाना थली, मदर तेलंगाना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये कौन है? मदर तेलंगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब इनकी पिक्चर जो अभी आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं थी, इससे पहले कोई और इनकी पिक्चर थी, उसमें वो पिंक साड़ी पहन के रखती है, ठीक है? उनके सर पे क्राउन होता है, वो फोटो में लगाना भूल गया, सर पे क्राउन होता है, बहुत सारी वो ज्वेलरी पहनी रहती है, ठीक है? तो एक तरीके से तेलंगाना के इंडिपेंडेंट होने का, मतलब अलग होने का आंध्र प्रदेश से एक प्रतीक बन गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बट कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई अभी, आपको पता ही है। कौन लीड कर रहा है? रेवांत रेड्डी लीड कर रहे हैं। उन्होंने अब उनको इस तरीके से फिर से रीडिजाइन करवा दिया है, जिसमें उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, कोई क्राउन नहीं है, ज्यादा ज्वेलरीज भी नहीं है, प्लस इनके पास आप देखेंगे इनके जो हाथ का सिंबल आप देखो कांग्रेस के सिंबल से मैच कर रहा है, ठीक है? तो एक तरीके से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, प्लस इसको लॉन्च भी कब करा गया? जब सोनिया गांधी का बर्थडे था तब, ठीक है? तो इस तरीके से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आप ये सारी चीज समझ पा रहे होंगे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में आपको पता है कि किसका जो कॉमन कैपिटल था क्या था? हैदराबाद। अब ये हैदराबाद किसके पास चल जा चुका है? तेलंगाना के पास जा चुका है, ठीक है? आंध्र प्रदेश अपना खुद का कैपिटल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा? अमरावती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अमरावती के लिए वर्ल्ड बैंक भी सामने आया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जो कि चौथी बार इस बार सीएम बन चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उन्होंने स्वर्ण आंध्रा करके एक डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया है, ये चीज मैंने आपको बताया था एक बार, याद होगा अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो स्वर्ण आंध्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने ये सोचा है कि 2047 तक आंध्र प्रदेश को सबसे आगे निकलना है
और सबसे आगे निकलने के लिए उसको कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ेंगे, उनकी भी लिस्ट बनाई है, ठीक है? प्लस उन्होंने जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबको बोला है कि आप लोग भी सेम काम करो, जितने पंचायत है सबको बोला है कि आप भी सेम काम करो। इस टाइप का स्वर्ण आंध्रा करके अपने ब्लॉक के नाम से जो भी है एक डॉक्यूमेंट निकालो 2047 का कि आप 2047 में कहाँ पे होंगे। इस टाइप का डॉक्यूमेंट निकालने की बात किसने की है? आंध्र प्रदेश के सीएम ने कही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। स्वर्ण आंध्रा को लॉन्च कर दिया जा चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई थिंक आप चीजें समझ पा रहे होंगे। एक और चीज आप समझेंगे कि हाल फिलहाल में ही ई कैबिनेट कहाँ पे कंडक्ट करी गई थी, तो आंध्र प्रदेश में ही ई कैबिनेट स्टार्ट करी गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज मैंने आपको कवर करवा दिया। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, जो पहले वाली जो मूर्ति थी, जो आइडल था, उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था वी बंकिट। ये नाम आप देख लेना, ठीक है? तो इन्होंने बनाया था 2003 में, बट अब इनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एलजी ऑर्डर्स 2 मंथ ड्राइव अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है? तो बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आ चुके हैं बांग्लादेश से, ठीक है, अपना देश छोड़ के इंडिया में घुस चुके हैं, घुसपैठिए टाइप के, है ना, इलीगली तरीके से, सबको बाहर निकालने की बात करी जा रही है। कहाँ से? दिल्ली से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वहां के एलजी ने आदेश दिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रम्प मॉक्स ट्रूडो कॉल्स हिम गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, ठीक है? तो आपको पता होगा कि अभी ट्रम्प पावर में आए भी नहीं है, और उससे पहले ही वो लगातार परेशान कर रहे हैं किसको? कनाडा को। क्या कह के कि कनाडा के जो ट्रूडो है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, देखा जाए तो, बट उसको वो बार बार कह रहे हैं कि आप तो गवर्नर टाइप के हो, कहाँ के? कनाडा के, और क्यों नहीं आप यूएसए में ही शामिल हो जाते हो? क्यों? क्योंकि कनाडा को बहुत ज्यादा परेशानी है। जो ट्रम्प बात करे कि हम लोग 25% तक टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको इनको परेशानी है। तो इन्होंने कहा कि जब आपको इतनी परेशानी है तो आप एक काम करो, आप हमारे के अंदर ही शामिल हो जाओ, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहो, और हम आपको एक नया स्टेट बना देंगे, और उस स्टेट के गवर्नर आप बन जाना, ठीक है? परेशान करने के लिए करा जा रहा है किसको? जस्टिन ट्रूडो को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक बार नहीं, अब ये लगातार ही बार बार कह रहे हैं। आई थिंक ये तीसरी चौथी बार ये कह रहे हैं इनको कि आप तो गवर्नर हो ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, ठीक है? और एक ही सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसमें 3-4 बार गवर्नर 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 बोलते हैं। जस्टिन ट्रूडो एक गवर्नर है, ठीक है? इस टाइप से परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। और हो सकता है यूएसए का एक बड़ा प्लान भी हो कि वो स्ट्रेटेजिकली कनाडा को और मेक्सिको को अपने अंदर ही सम्मिलित कर ले। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि कनाडा और मेक्सिको दोनों पे ही यूएसए ने 25% का टैरिफ लगाया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ चीजें निकल के आ सकती है, इसको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल गेट्स यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, सेज ही स्टूड अप फॉर व्हाट्स राइट, ठीक है? तो इकोलॉजिस्ट है माधव गडगिल, ठीक है? अब इनको यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिल चुका है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अवार्ड का नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिल चुका है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इन्होंने वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक जो कमेटी बनी थी, उसको भी हेड इन्होंने किया है, जिसमें वो लोग बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन का क्या प्रेशर पड़ता है वेस्टर्न घाट के ऊपर, रिसर्च कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज का क्या पड़ा था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज का क्या पड़ा था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? वेस्टर्न घाट के बारे में आप जानते हैं, कितनी स्टेट में फैला हुआ है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेस्टर्न घाट के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्लस इसके जो माउंटेन्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीएससी के एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैलेस्टीन एम्बेसी इंचार्ज मीट्स कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी अभी चुनाव कहां से जीती है? तो वायनाड से जीती है। ये चीज आपको पता होगी। तो अब इनको कांग्रेचुलेट किया किसने? जो फलस्तीन के चार्ज है एम्बेसी के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? रैली टेकन आउट इन मणिपुर अगेंस्ट एएफएसपीए अफस्पा किलिंग्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है? अफस्पा आर्मी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में कुछ जगह पे लगाया गया अफस्पा, है ना? तो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो जहाँ पे अफस्पा लगाया गया है, जहाँ पे इंडियन आर्मी के पास कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, गवर्नमेंट विल यूज व्हाट्सएप फॉर इशुएंस ऑफ कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, से चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। और अब आंध्र प्रदेश में जो भी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है, तो व्हाट्सएप पे बन के आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है?
व्हाट्सएप में सेम चीज बन के आ जाएगी कि वहाँ के सीएम ने कहा ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी से ये सुविधा वहाँ पे अवेलेबल होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट है रेपो रेट अलोन डजंट इम्पैक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब रेपो रेट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, आपके यूपीएससी का, बीपीएससी, जो भी आपके एग्जाम है सबके लिए रेपो रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का, ठीक है। समझने वाला टॉपिक है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब ये रेपो रेट होता क्या है, किसने कहा है, ये शक्तिकांत दास ने कहा है, पहली बात तो बता दूं। शक्तिकांत दास अब हमारे जो गवर्नर थे अब वो छोड़ के जा रहे हैं अपना पद, अब उनकी जगह नए आ रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, ठीक है। अब इन्होंने कहा रेपो रेट के बारे में, तो रेपो रेट होता क्या है इसको समझना है ना। अब आप देखते होंगे कि जब आपके पास पैसे की कमी होती है या आपको कुछ नई चीज करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो आप कहीं ना कहीं जाते हैं, है ना। जब आपको पैसे की चाहिए, पैसे आपके हाथ में चाहिए होते हैं, तो आप किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, है ना। तो बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करती है, पर जब बैंक को पैसे की कमी महसूस होती है तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है हमारे आरबीआई के पास, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आरबीआई है ना, आरबीआई के पास कौन जाएगा, बैंक्स जाएगा। और बैंक्स में कौन जाता है, बैंक्स में कौन जाता है, बैंक्स में पीपल जाते हैं, आप जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ, आप जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो बैंक जैसे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, कुछ आपसे इंटरेस्ट रेट लेता है ना, इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे देता है, तो वैसे ही जब आरबीआई बैंकों को पैसे देती है तो कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसी इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं, इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि रेपो रेट क्या होता है। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक मतलब जो आरबीआई है हमारा इंडिया के, इसमें जो आरबीआई है वो हमारे बैंकों को जिस रेट पे पैसा देता है, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो पैसे दिए जाते हैं जनरली 1 दिन के लिए दिए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको शॉर्ट इंटरवल में चाहिए पैसे, एकदम तुरंत में पैसे चाहिए, तो आप रेपो रेट के थ्रू पैसे लोगे। ये आप नॉर्मल पीपल नहीं ले सकते, ये जो बैंक हमारे वो ले सकते हैं किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है आरबीआई से जिस रेट पे पैसे लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, उस रेट को क्या कहा जाता है, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इसी का आप उल्टा कर दो, जब आरबीआई पैसे ले किससे, नॉर्मल बैंक से, है ना, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। जब आरबीआई रुपए ले, पैसे ले किससे, नॉर्मल बैंक से, तो बैंक जो है ये भी तो कुछ पैसे चार्ज करेंगे ना, आरबीआई तो फ्री में तो पैसे दे नहीं देंगे, तो ये भी कुछ इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेंगे लेगी आरबीआई इसे नॉर्मल बैंक से, इसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप ये देखो ये क्या है, ये है आरबीआई, है ना, और इधर क्या है, इधर है बैंक, इधर है बैंक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और बैंक से कनेक्टेड कौन है, बैंक से कनेक्टेड है पीपल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीपल कनेक्टेड है, यू कनेक्टेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको क्या देगी, ये आपको एक तरफ से कैश देगा, है ना, और कैश के बदले में ये आपसे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मैंने लिख दिया। अब आरबीआई भी इनको क्या देगा, इनको कैश देगा, पैसे देगा, है ना, और इससे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट हुआ ये तो हो गया रेपो रेट, जो रेपो रेट चार्ज करता है कौन, आरबीआई, किससे, बैंक से, क्योंकि इन्होंने इनको कैश दिया है, कुछ पैसे दिए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जनरली कितने दिन के लिए होता है, ये 1 दिन के लिए होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। बट